Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our next topic is Ampere's circuit law. और ये जो लॉ है ये बिलोंग्स करता है मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ और करंट्स के साथ। हमारे आज की जो लेक्चर है इसकी आउटलाइन है एम्पेयर्स एक्सपेरिमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ करंट, एम्पेयर्स लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म एंड एम्पेयर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्पेयर्स का एक्सपेरिमेंट क्या था। ये एक सिचुएशन है यहाँ पे एक कंडक्टर का पीस दिखाया गया है जिसमें से आई करंट फ्लो करता है और इसकी सराउंडिंग में ये रिंग्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रहे हैं। आपको पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के सराउंडिंग में ऐसे मैग्नेटिक रिंग्स बन जाते हैं जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जिसको हम एच कहते हैं। तो देखते हैं ऑब्जर्वेशंस में क्या आ रहा है। There exists a circulating magnetic field H around a conductor carrying a current I. इस करंट I जो कंडक्ट कर रहा है इसमें से उसके सराउंडिंग में ये रिंग्स बन रहे हैं, ये फील्ड बन रही है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे चार्जेस थे और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती थी E। तो अब हम करंट पे आ गए हैं तो करंट में क्या है, मूविंग चार्जेस मीन करंट है और करंट के रिजल्ट में क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड H पैदा हो रही है। ठीक, the current I can induce the magnetic field H or the magnetic field H can induce the current। वो कहता है कि अगर करंट मौजूद है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर पैदा होगा और अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो उसकी वजह से भी करंट ज़रूर पैदा होगा। लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ करंट। और करंट जो है वो भी अगर किसी जगह पे चेंजिंग है विद टाइम देन वो भी क्या करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा अपने राउंड में। तो ये आपको पता है ये थंब रूल है। अगर आपका थंब की डायरेक्शन ये कंडक्टर के अलोंग हो जाए तो आपकी जो फिंगर्स हैं, फोर फिंगर्स हैं, वो बेसिकली बताएंगी कि आप उसके सराउंडिंग में फ्लक्स जो मैग्नेटिक सॉरी फील्ड है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी और करंट अगर डाउनवर्ड जा रहा हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड रिंग्स जो हैं वो क्लॉकवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तीसरी बात क्या कही है, द मेजर्ड करंट I इज द प्रोपोर्शन टू द सर्कुलेशन ऑफ H। यानी कि जितनी ज्यादा ये H फील्ड स्ट्रांग होगी करंट उतना ही स्ट्रांग होगा, या करंट जितना स्ट्रांग होगा H उतना स्ट्रांग होगा। ये दोनों बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में। तो अब क्या किया है यहाँ पे उसने, ये करंट का रिलेशन डेवलप किया है। कहता है कि करंट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ H वेक्टर H फील्ड मीन मैग्नेटिक फील्ड डॉट dl, मतलब कि छोटा सा वो लेंथ। अब वो यहाँ कर क्या रहा है, अब गौर कीजिएगा। अगर आपके पास एक सर्किट है जो क्लोज लूप है मीन वो बज़ाहिर एक लाइन है लेकिन वो लाइन क्लोज है, एक लाइन है पूरी घूम के, जैसे हम क्लोज लूप में कहते हैं करंट एक लूप में फ्लो करता है, तो इस तरह से एक लूप है उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो जो लूप है कंडक्टर का बना हुआ लूप है, वो लूप बेसिकली एक लाइन है लेकिन वो लाइन जो है वो क्लोज है, उसका पहला सिरा उसके आखिरी सिरे से मिला हुआ है, तभी तो हम कहेंगे कि ये क्लोज लूप है। तो ये जो इंटीग्रल में जो सर्कल नजर आ रहा है ये जाहिर कर रहा है कि वो जो लाइन है वो क्लोज है। तो जब लाइन क्लोज हो तो समझे आपके पास एक रिंग है, जैसे एक रिंग है, जैसे कोई चूड़ी है, जैसे कोई स्क्वायर लाइन खींचे। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइन है लेकिन क्लोज है। तो उसमें अगर आप ये देखें गौर करें, ये जो तस्वीर नजर आ रही है इसमें हमने छोटा सा पीस लिया है कंडक्टर का, हमने बताया उसके गिर्द इस तरह रिंग्स हैं मतलब उसके गिर्द फील्ड है।
तो आप समझ लें कि ये जो लेंथ है, ये छोटी-सी dl का पीस है और ये जो साथ में ये dl का पीस है और ये इस जगह पे जो h पैदा हो रहा है, ये वो वाला h है। तो आप देखें जब पूरा लूप होगा उसमें इस तरह के काफ़ी सारे पीसेज़ होंगे। कितने ज़्यादा छोटे-छोटे डीएल होंगे और हर डीएल का अपना एच होगा। तो आप इस हर एच के उसके छोटे डीएल के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट बनाते जाएँ, तो ये छोटे-छोटे डॉट प्रोडक्ट्स मिला के पूरा जब आप सर्कल घूम जाएँगे, पूरे क्लोज़ लूप में घूम जाएँगे तो वो सारा जो एच है, एच डॉट डीएल पूरा जो इंटीग्रेट करेंगे वो करंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो ये करंट को शो करने की एक इक्वेशन है। अब हम करंट को एक दूसरे तरीके से बयान करते हैं। यहाँ पे हम बयान कर रहे हैं कि करंट की 3 किस्में हैं। तो अब वो करंट द टोटल करंट I कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी J टू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अब कंडक्टर में से जो टोटल करंट या एक क्लोज़ लूप में से जो टोटल करंट फ्लो करता है, उसको बयान करने का एक अंदाज़ तो ये था कि हम उसके बाहर जो मैग्नेटिक फ़ील्ड पैदा हो रही है, उसको उस लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट करके वो सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे करके इंटीग्रेट करें तो वो करंट के इक्वल होता है। इस करंट की इक्वेशन में हमें एच का सहारा लेना पड़ा है। लेकिन अब हम दूसरी जो करंट की इक्वेशन ले रहे हैं, उसमें हमने करंट डेंसिटी का सहारा लिया है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि जैसे अगर आपके पास कंडक्टर है और आप उस कंडक्टर के छोटे-छोटे स्लाइस कर दें। ऐसे ही है जैसे आप खीरा काटते हैं तो खीरे के स्लाइस बनाते हैं, ठीक है? इसी तरह से जैसे आप कॉइन्स हैं आपके पास एक ही साइज़ के और आप उन कॉइन्स को अगर आप मिलाएँगे तो आपको पता है एक कॉइन एक डिस्क की तरह है। अगर आपके पास कॉइन्स ज़्यादा मिला लेंगे तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा और ज़्यादा मिला देंगे तो एक लंबा लेंथ का सिलेंडर बन जाएगा और आप उन्हीं कॉइन्स को मिला के पूरा क्लोज़ लूप बना दें, तो समझे आपका कंडक्टर है। अब वो जो पूरा कॉइन से बना हुआ पूरा कंडक्टर का एक लूप है, अगर उसमें आप एक कॉइन उठाएँ तो वो डीएस है। उसमें से उठाया क्या एक कॉइन आपका ये डीएस है। अब उस डीएस में से जो टोटल करंट डेंसिटी अब देखें ना करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर एरिया। तो लिहाज़ा अगर आप इसको डीएस के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो रिज़ल्ट क्या बन जाएगा? टोटल करंट। लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क है और फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो है ये जो टोटल आप करेंगे वो सरफ़ेस से करेंगे। मीन एक छोटी-सी सरफ़ेस लेंगे और उस पे आप करंट डेंसिटी देखेंगे। फिर दूसरी सरफ़ेस लेंगे उस पे करंट डेंसिटी, तीसरी सरफ़ेस का करंट डेंसिटी। तो लिहाज़ा हर छोटे पैच का आप क्या करेंगे उसकी करंट डेंसिटी जमा करते जाएँगे, टोटल करंट डेंसिटी जो है ना इंटू एस क्या बन जाएगा आपका टोटल करंट बन जाएगा। तो ये करंट को बयान करने के 2 अंदाज़ हैं, ठीक है? अब जो यहाँ पे J टोटल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ये जो करंट डेंसिटी है J टोटल ये टोटल करंट डेंसिटी है। वो ये कहता है कि असल में करंट की 2 या 3 किस्में होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ करंट्स हैं। तो लिहाज़ा जब सब टाइप के करंट या सब टाइप की करंट डेंसिटीज़ को जमा कर दिया जाए तो हम उसको J टोटल बोलते हैं। तो ये देखिए J टोटल असल में इक्वल है J ओमेगा प्लस J एप्सिलॉन प्लस J D। अब ये तीनों क्या हैं? ये तीनों करंट की टाइप्स हैं, ठीक है? तो करंट की जो पहली टाइप है J ओमेगा हम इसको बोलते हैं ये कंडक्शन करंट डेंसिटी, ठीक है? ये कंडक्शन करंट डेंसिटी है और जो एप्सिलॉन वाली है इसको क्या कहते हैं कन्वेक्शन करंट डेंसिटी और ये जो तीसरी है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब दिलचस्प बात ये है, ये तीनों असल में 3 तरह के करंट्स हैं। एक कंडक्शन करंट है, एक कन्वेक्शन करंट है और एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। पहली 2 किस्म के जो करंट हैं या करंट डेंसिटीज़ हैं, इनको हम कहते हैं कि ये फ्री चार्जेस की वज़ह से पैदा होते हैं। यानी फ्री चार्जेस की मूवमेंट की वजह से जो करंट पैदा होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जिसमें से एक कंडक्शन करंट है और एक कन्वेक्शन करंट है। हम दोनों को मिला के ये बोल देते हैं, दोनों को मिला के जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ़ जे इस्तेमाल करते हैं। खाली जो जे है, ये इससे मुराद वो चार्जेस हैं करंट है या करंट डेंसिटी है जो फ्री चार्जेस की वजह से है।
इसके अलावा करंट का जो की जो पैदा होना है उसकी एक तीसरी वजह भी है या आप दूसरी वजह कह सकते हैं, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये बेसिकली इक्वल है किसके? जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है उसके टाइम रेट ऑफ चेंज के साथ, मीन टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड। आप इसे ये कह सकते हैं कि ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फील्ड है या टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो असल में ये जो पहले 2 हैं या ये है जो, ये चार्ज है, करंट है ड्यू टू फ्री चार्जेस। और ये बेसिकली जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये असल में जो पोलैरिटी की स्विचिंग होती है ये उसकी वजह से, ये पोलैरिटी का जो चेंज होना है ये उसकी वजह से जो है जो करंट पैदा होता है हम उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है? तो लिहाजा अगर कोई बंदा इस जे टोटल को इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकता है। मतलब कि हम उसको जे टोटल को या तो ये है कि आप तीनों जमा करें, लेकिन क्योंकि पहले दोनों जो हैं, उन दोनों को हम कह चुके हैं कि वो फ्री चार्जेस की वजह से पैदा होने वाला करंट है, तो लिहाज़ा हम उनको जे से ज़ाहिर करते हैं। तो लिहाज़ा हमने ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी है, इसी इक्वेशन में जे टोटल को चेंज कर दिया है इसमें, जिसमें पहली 2 को मिला के हमने जे लिख दिया प्लस तीसरी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट उसकी ये वैल्यू लिखती है जो क्या है, जो है टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो उसी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख दिया है। अब आप ये गौर करें, हमारे पास करंट की एक इक्वेशन ये आ गई है और हमारे पास करंट की एक इक्वेशन ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वाली थी। तो अब हमें इन दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं। ये देखें, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या कर रहा है, वो इन दोनों को कह रहा है कि करंट इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि यही जो है वो क्या है, एम्पेयर सर्किट लॉ है। वी हैव टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग करंट, टोटल करंट आई इन अ कंडक्टर। तो अब यहाँ पे हम जो हमारे पास एक मसला है, जो हमें मसला दरपेश है, वो ये है कि दोनों तरफ इंटीग्रल हैं, लेकिन एक तरफ लाइन इंटीग्रल है और दूसरी तरफ सरफेस इंटीग्रल है। तो हमारे लिए, हमारी अब यहाँ पे कोशिश ये होगी कि हम दोनों को एक जैसा कर लें, क्योंकि जब दोनों इंटीग्रल एक जैसे हो जाते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद होता है वो चीज़ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। यानी इस वक़्त आप ये नहीं कह सकते कि एच डॉट डीएल जो है वो जे प्लस ये जो टाइम डेरिवेटिव है इसका डी का डॉट डी एस ये इसके इक्वल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल दोनों के डिफरेंट है। अब हम इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे और फिर 2 सरफेस इंटीग्रल हो जाएंगे, फिर हम अंदर वाली चीज़ों को मिला देंगे। तो अब ये लाइन इंटीग्रल या कोई भी लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कैसे बदला जा सकता है, इसके लिए हमें स्टोक्स थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। और स्टोक थ्योरम किसी भी वेक्टर ए फील्ड के लिए यहाँ पे लिखा गया है। और स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ए डॉट डी एल है लाइन इंटीग्रल के लिए, ठीक है, तो ये बेसिकली उस ए की जो डेल क्रॉस ए डॉट डी एस के बराबर होता है, मीन के उसमें हम इंटीग्रल सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने डेल ऑपरेटर पढ़ा है, जब भी याद रखें डेल ऑपरेटर किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ डॉट में आए तो उसका मतलब डाइवर्जेंस है, उसका मतलब एक पॉइंट है, या चीजें उसके अंदर समा रही हैं या उससे बाहर निकल रही हैं, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस। जब भी डेल डॉट बन के किसी फील्ड के साथ आता है तो वो डाइवर्जेंस को जाहिर करता है, और जब भी डेल क्रॉस बन के किसी भी फील्ड वेक्टर फील्ड के साथ आता है तो वो कर्ल को जाहिर करता है। इसका मतलब ये है, अगर ये डेल डॉट ए होता तो पता ये लगता कि ए कहीं पे ए डाइवर्जेंस को ज़ाहिर कर रहा है, ए फील्ड के साथ डाइवर्जेंस हो रही है। लेकिन यहाँ पे डेल क्रॉस बन के ए के साथ आया है, इसका मतलब है कि इस जगह पे कर्ल है। यानी जैसे मैंने कहा था कि दरिया में पानी बहता है, तो पानी तो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ सफ़र करता है, लेकिन बीच में कुछ जगहों पे पानी एक ही जगह घूमना शुरू हो जाता है। जैसे हवाएं एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं, लेकिन कई जगहों पे हवाएं एक जगह पे घूमना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ये जो घूमने का अमल है, इसको हम कर्ल बोलते हैं। ठीक है, तो लिहाजा डेल क्रॉस ए का मतलब है कि कर्ल ऑफ ए। तो लिहाजा लाइन को हम कर्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि आप इस तरह कर सकते हैं। जो कर्ल का लेक्चर है हम वहाँ डेल क्रॉस ए को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो एक हमें मसला पेश था कि हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलना चाहते थे। तो कोई भी आपके पास फील्ड है
वेक्टर फील्ड है, यहाँ पे ए है, तो ए डॉट डी एल अगर आपके पास मौजूद है तो वो इक्वल हो जाएगा आपको सरफेस इंटीग्रल और डेल क्रॉस ए मीन कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस के। ठीक है, तो अगर हमारा अभी आपने इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास इक्वेशन अभी थी एच डॉट डी एल। तो अगर ए डॉट डी एल के लिए ये इक्वेशन है तो एच डॉट डी एल के लिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि यहाँ ए की जगह एच आ जाएगा, यहाँ भी ए की जगह एच आ जाएगा। तो यही किया है हमने यहाँ नीचे कि हमने बजाय इसके कि एच डॉट डी एल लिखें, हमने डेल क्रॉस एच कर दिया है और इंटीग्रल हमारा लाइन से सरफेस में कन्वर्ट हो गया है। अब आप गौर करें कि हमारे दोनों इंटीग्रल जो हैं वो सरफेस इंटीग्रल हो गए हैं और हम ये जो इक्वेशन हमारे पास सामने आई है, इस इक्वेशन को कहते हैं कि ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ है। ये उसकी इंटीग्रल फॉर्म है और आप गौर करें कि इंटीग्रल फॉर्म में दोनों इंटीग्रल्स जो हैं वो सरफेस इंटीग्रल हैं। तो जब दोनों सरफेस इंटीग्रल हैं और दोनों डॉट प्रोडक्ट उसके अंदर ds का है तो इसका मतलब ये है ये जो पहली क्वांटिटी है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो लिहाजा अगर बाकी आप कैंसिल कर दें तो ये इसका मतलब है कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। तो आप देख लें कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी कर्ल है एच का, एच क्या है, एच बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड के वो रिंग्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रिंग्स की सूरत में होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कर्ल्स की सूरत में होती है। और उसी तरह चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा जैसे डाइवर्जेंस चार्जेस पे लागू होती है क्योंकि वहां पे पॉइंट्स की सूरत में होते हैं। तो लिहाजा फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड में जब हम आते हैं तो वहां पे जो है वो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाते हैं। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एच जो है वो कर्ल की वजह से होती है तो वो कर्ल हो रही होती है, तो लिहाजा कोई भी इसके जो डेल क्रॉस एच कहीं पे भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है और वो कर्ल हो रही है, वो ऐसे घूम रही है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी जगह पे जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्ल ले रही है तो वो जिस जगह पे घूम रही है, जैसे आप देखें कि आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर जिस इस सेंटर पे फेंकते हैं उसके गिर्द रिंग्स बन जाते हैं, ऐसा ही होता है। ये जो रिंग्स पैदा हो रहे हैं, ये जितना स्ट्रॉन्ग पत्थर फेंकेंगे, जितना हैवियर पत्थर होगा उतने ही ये रिंग स्ट्रॉन्ग होंगी, ये वेव स्ट्रॉन्ग होंगी। तो आप समझ लें आपका वो पत्थर बेसिकली करंट डेंसिटी थी, टोटल करंट डेंसिटी थी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली जो वो सारी वेव्स हैं वो आपकी कर्ल्स ऑफ एच है। ठीक है, अब वो जो करंट डेंसिटी हम बता चुके हैं कि वो करंट डेंसिटी बेसिकली दो चीजों का मजमूआ है। एक वो करंट डेंसिटी है ड्यू टू द फ्री चार्ज, उसमें जो फ्री चार्ज थे उनकी वजह से, और दूसरी जो करंट डेंसिटी है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है जो बेसिकली करंट की स्विचिंग की वजह से, उसकी चेंज होने की वजह से पैदा हो रही है। तो लिहाजा अब आपको ये पता चल गया होगा कि वो कहता है कि कभी भी कहीं पे अगर आप फर्ज करें थोड़ी देर बाद पहुंचे एक जगह पे कि किसी बंदे ने पत्थर फेंका पानी में और वहां पे उस तरह की वो वेव्स की वो रिंग्स बनना शुरू हो गए, तो आपने पत्थर फेंकते हुए बंदे को नहीं देखा ना पत्थर गिरते देखा है, लेकिन आपकी निगाह जब पड़ी तो वो रिंग्स आपको पता है थोड़ी देर वहां डेवलप रहते हैं। तो आपकी निगाह थोड़ी देर बाद पड़ी तो वहां आपने रिंग्स देखे, तो जो ही आप रिंग्स देखेंगे तो आपने बेसिकली क्या देखा, आपने डेल क्रॉस एच देखा। ठीक है, यानी कि आपने वहां एच के कर्ल्स देखे, कर्ल ऑफ एच देखा। जब भी आप कर्ल ऑफ एच देखेंगे आपका ज़हन कहेगा जरूर जरूर यहाँ पे किसी ने कोई, ये जो रिंग्स हैं इनके सेंटर में किसी ने कोई शरारत की है, कुछ हुआ है, कुछ कोई चीज फेंकी गई है और आप वेव्स जितनी बड़ी देखेंगे अज्यूम करेंगे कि ये कोई बड़ी चीज फेंकी गई है, किसी ने बड़ी चीज फेंकी है, कुछ बड़ी चीज गिरी है, कुछ भी। तो लिहाजा वो जो चीज गिरी है वो बेसिकली किस किस शिद्दत की थी, वो बेसिकली इस शिद्दत की थी, वो करंट डेंसिटी के इक्वल थी। तो लिहाजा अगर आपको ये पता हो कि यानी एक तरफ से आप वेव्स देखते हैं और आप अंदाजा लगा देखते लेते हैं कि यहाँ कितनी भारी चीज किसी ने फेंकी होगी, और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप पत्थर देख लें, बंदा कहे कि पहले ये एक छोटा सा पत्थर उसने फेंका था और वेव्स बनी थी, फिर उसके बाद आप उसके हाथ में बड़ा पत्थर देख रहे हैं, तो आपने अभी उसने फेंका भी नहीं है, आपने वेव्स भी नहीं देखे, लेकिन आप पहले एज्यूम कर लेंगे कि पत्थर बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है, तो यकीनी तौर पर कर्ल्स भी बड़े बनेंगे और बड़े स्ट्रॉन्गर बनेंगे, यानी वो फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनेगी, मीन वेव्स काफी जो है वो बड़ी बनेंगे।
तो लिहाज़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आई होगी। बाकी जो बीच में चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह मेरे अगले लेक्चर्स में आप देखें। थैंक यू वेरी मच।